हेलो एमडीके एक्सपीरियंस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जोकेश सेक्टर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे पास एग्जाम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, एग्जाम्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सेल की, कि सेल क्या होता है। हमें पता है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। ओके, और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई ऐसे सारे रिएक्शंस होते हैं जो उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम उन रिएक्शंस का जो सम होता है, उन रिएक्शंस का जो सम होता है हम उसको कहते हैं दीज आर मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो आपस में मिलके बहुत लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अगर ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल वो स्मॉल मॉलिक्यूल में अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हम उन्हें कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, दीज आर टू द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और एक पॉइंट ये कि यहाँ पर हम रिएक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं। रिएक्शंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का रिलेशन एंजाइम के साथ होता है। ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो इनका रिएक्शन इन सेल से भी होगा। तो देखो एंजाइम्स को, एंजाइम्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक होता है इनका मतलब होता है इनसाइट। इसका मतलब ये क्लियर होगा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो एंजाइम्स है ये किसी चीज के अंदर बनेंगे। ठीक है, और एंजाइम्स का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है। ठीक है, एंजाइम्स और एक दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम्स को क्वाइंट किया था, डिटरमाइन किया था। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले एंजाइम्स को आइडेंटिफाइड किया विलियम कोने ने 1878 में। ठीक है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है एंजाइम्स के टर्मिनोलॉजी के हवाले से। देखो, तो अगर एंजाइम्स की डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। यहां तक देखो, जो एंजाइम्स है वो बायोकैटालिस्ट होते हैं। अब बायो का मतलब तो हमें पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। ये लाइफ का लफ्ज आया मतलब यहाँ पर सेल से जुड़ा होता है। ओके, और कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी चीज को स्पीड अप करता है, एक्सीलरेट करता है। ठीक है, ओके, सो बायोकैटालिस्ट दैट स्पीड अप। देखो, किसी चीज को स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स। वो चीज क्या है? वो दरअसल है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आया लफ्ज केमिकल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। एंजाइम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एंजाइम अपने आप को खत्म किए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं। दीज नॉन एज एंजाइम्स। और हाँ, एंजाइम्स के बगैर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल बन जाती है, सीज हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कहने का है कि एंजाइम्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो देखो, जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, और प्रोटोप्लाज्म से कौन बनता है? सेल बनता है। ठीक है, और एंजाइम्स की ये जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स को प्रोटीन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन प्रोटीन्स के भी टाइप्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स है ये कौन सी प्रोटीन? एक टाइप है प्रोटीन का फ्लैमिटस प्रोटीन, और दूसरा टाइप होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो एंजाइम्स है वो दरअसल ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, और वो 3D डायमेंशनल इन स्पेस में होते हैं। ठीक है, अगर ग्लोबुलर को देखें तो ग्लोबुलर ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्ड नहीं हो सकते। इसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, ये हम बायोमॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, लेकिन वो ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, और जो प्रोटीन जो एंजाइम्स है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो एंजाइम्स का वेट होता है वो 10,000 से और 1 मिलियन तक भी हो सकता है। इतना एंजाइम्स का वेट है। ओके, एंड ये जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं एंड अपने काम में भी स्पेसिफिक होते हैं। इस लाइन का मतलब ये कि एंजाइम अपने उस चीज पर काम करेगा
जो चीज उसकी नेचर की होगी, जो चीज उसकी ट्रीटमेंट के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सबस्ट्रेट है जो इस एंजाइम्स की नेचर की है, तो ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। अगर ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स की नेचर की नहीं होगी तो एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ। एंड द मच ग्रेटर देन सबस्ट्रेट, जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं सबस्ट्रेट। तो यहाँ हम फिगर में से अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है एंजाइम जो है वो ग्रेटर है किससे, सबस्ट्रेट से। हमेशा याद रखिएगा कि सबस्ट्रेट लेस होते हैं एंजाइम से। ओके, अगर एंजाइम सेल के अंदर बनेंगे तो वो ऐसे एंजाइम्स एंडो एंजाइम्स कहलाते हैं। अगर वो एंजाइम्स सेल के बाहर बनते हैं तो ऐसे एंजाइम एक्सो एंजाइम्स कहलाते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउट एंड एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक, और एक बात कि एंजाइम्स में दो और चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिवेटर एंजाइम्स का और दूसरा होता है इनहिबिटर जो एंजाइम्स को रेजिस्ट करता है, रेस्टिकेट करता है। अच्छा, जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को इनहेंस करे, बढ़ाए, इंक्रीज करे तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम, जिसमें इंक्लूडेड है मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड क्लोरीन। दीज आर एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम। एंड दो सब्सटेंस जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होते हैं ऐसी चीज जो रुकावट बन जाए। ओके, जिसमें इंक्लूड है पेनिसिलिन ड्रग्स। ऐसे तो एंजाइम्स के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, लेकिन एंजाइम्स के यहाँ पर हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और राइबोसोम, और एक बात यहाँ पर मैंने लिखी है कि एक्सेप्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़कर ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको कहा कि जो एंजाइम्स है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लोबुलर प्रोटीन में नहीं होता, वो एंजाइम है राइबोजाइम एंजाइम। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमने देखा एंजाइम्स का एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर के हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स में दो टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है, एक होता है एक्टिव साइट और दूसरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको लिखा नहीं, लेकिन इसी वीडियो में हम उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव साइट की। जो एक्टिव साइट होता है वो पर्टिकुलर एक किस्म का ग्रो होता है, प्लेस होता है जहां पर सबस्ट्रेट आके ट्रीट करते हैं, अटैच होते हैं, रिएक्ट करते हैं। और एक और पॉइंट एक्टिव साइट के हवाले से, जो जो एक्टिव साइट होते हैं वो अमाइनो एसिड की बनी होती है और इसमें अमाइनो एसिड 3 से 10 अमाइनो एसिड होते हैं। देखो, दिस इज अ एक्टिव साइट, ओके, और ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या कर रहा है कि यहाँ पर आके अटैच होगा और ऐसे एक ग्रुव बनाएगा और वहां पर एंजाइम्स क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। एक्टिव साइट में भी दो पॉइंट्स होते हैं, देखो यार बात, एक होता है बाइंडिंग पॉइंट, दूसरा होता है कैटालिटिक पॉइंट। अगर बाइंडिंग पॉइंट, बाइंडिंग साइट को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइंडिंग साइट को देखते हैं कि वेयर द अमाइनो एसिड मेक टेम्पोररी। यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि जब अमाइनो एसिड टेम्पोररी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो ऐसी साइट कहलाती है बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पर टेम्पोररी बॉन्ड बना तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर बाइंडिंग साइट का रोल हुआ। ठीक है, जब वो एक्टिव सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है इस प्रोडक्ट में तो यहाँ पर क्या होगा, कैटालिटिक साइट होगा। वेयर द अमाइनो एसिड परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी एंड उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट में तो वो कहलाएगी कैटालिटिक साइट। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने एक्टिव साइट को डिस्कस किया। एक्टिव साइट में क्या हुआ कि उसमें दो साइट्स थी, एक बाइंडिंग साइट, दूसरा कैटालिटिक साइट। अगर अमाइनो एसिड टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट से तो बाइंडिंग साइट, अगर अमाइनो एसिड कन्वर्ट करते हैं उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो वो कहलाती है कैटालिटिक साइट। अच्छा, फर्दर हम बात करें होलो एंजाइम्स की, तो ये भी एंजाइम्स ही है। मैंने आपको पहले कहा कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं,
लेकिन ऐसे भी एंजाइम थे जो नॉन प्रोटीन भी होते हैं और प्रोटीन भी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन पार्ट। जो एंजाइम्स प्रोटीन पार्ट रखते हैं ऐसे एंजाइम कहलाते हैं एपो एंजाइम्स। क्लियर है इतना? उसके बाद जो एंजाइम्स प्रोटीन पार्ट नहीं रखते, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं प्रोस्थेटिक पार्ट और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, होलो एंजाइम। अगर होलो एंजाइम होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ, लेकिन अगर वो कोफैक्टर है तो वो कोफैक्टर कहलाएगा एनार्गिन। ठीक है। और ये जो कोफैक्टर होता है इसका रोल ये होता है कि ये एक किस्म का ब्रिज बनाता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में। कहने का मतलब ये जो कोफैक्टर है ये ग्लू का काम करता है। अगर कोफैक्टर यहाँ इनके बीच में नहीं होगा तो एक जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं हो पाएगी। और होलो एंजाइम प्रोस्थेटिक पार्ट वो एंजाइम होगा तो वो ऑर्गेनिक नेचर में होगा। और को एंजाइम में जो एंजाइम लेस, ये जो को एंजाइम है अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% से भी कम होता है एंजाइम्स में। दिस इज एमसीक्यूज। ओके, को एंजाइम्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उनमें से इंक्लूड है FNAD, FAD, FMN, ATP, NADPH। These are all the related coenzymes। जो विटामिन होते हैं वो एंजाइम से ही कोएंजाइम से ही डेरिवेट किए गए हैं। ठीक है। और ये हमने इस पार्ट को डिस्कस किया। उसके बाद हम एंजाइम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स के मॉडल्स को। एंजाइम्स के मॉडल्स दो होते हैं। ओके, देयर आर टू मॉडल्स ऑफ अबाउट एंजाइम्स। एक होता है की एंड लॉग थ्योरी मॉडल, दूसरा होता है इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं की एंड लॉग थ्योरी की। सबसे पहले की एंड लॉग थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है इमेल फिशर, जिसने इस लॉग की एंड लॉग थ्योरी को 1894 में इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू इमेल फिशर के मुताबिक एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर। ठीक है। इसके मुताबिक एंजाइम्स हुए स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, ये लाइन ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। लाइक इसी तरीके से ये एंजाइम्स काम करते हैं। एक लॉक है वो अनलॉक होता है बाय एक पर्टिकुलर की से। ठीक है। इसी तरीके से एंजाइम भी एक दूसरे पर एंजाइम भी काम करते हैं किसी सबस्ट्रेट पर। और ये डिपेंड करता है जो की एंड लॉग थ्योरी, ये डिपेंड करता है फिजिकल कांटेक्ट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बिटवीन में। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है, यहाँ पर जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है अकॉर्डिंग टू की एंड लॉग थ्योरी के मुताबिक वो दरअसल रिजिड इन स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सख्त होगी, यहाँ पर चेंज नहीं होती है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। शेप ऑफ सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट में बाइंड हो जाती है इजीली, इसलिए यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं। इसी तरीके से एक मैं आपको बात कहूँ कि एक की है जो लॉक के अंदर फिट हो जाती है, लेकिन लॉक उसके बावजूद भी अनलॉक नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से एक सबस्ट्रेट है कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट के साथ, लेकिन फिर भी एंजाइम उस पर एक्ट नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम्स की नेचर की नहीं है। ठीक है, ये है होता है की एंड लॉग थ्योरी। उसके बाद हम आते हैं दूसरे मॉडल पर एंजाइम्स के, जो है इंड्यूस फिट मॉडल। सबसे पहले इंड्यूस फिट मॉडल को कोशलैंड ने 1959 में इंट्रोड्यूस करवाया। और अकॉर्डिंग टू इस मॉडल के मुताबिक जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाता है इनटू एंजाइम्स की एक्टिव साइट में। ठीक है, दिस इज एक्टिव साइट। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जो सबस्ट्रेट है वो इजीली फिट हो जाती है एंजाइम्स की एक्टिव साइट में, इसलिए इस मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पर लफ्ज आया है फिट। फिट का मतलब है कि सबस्ट्रेट इजीली फिट हो जाता है एक्टिव साइट। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो एंजाइम्स की शेप है वो अल्टर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड हो रही थी, चेंज नहीं हो रही थी। इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ओके, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फ्लेक्सिबल। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी के मुताबिक जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स की वो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा नरम है, चेंज हो जाएगी जल्दी से।
इन दिस मॉडल द शेप ऑफ एन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो शेप है दरअसल वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर एंजाइम की शेप चेंज नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी के मुताबिक। ठीक है व्यूअर्स, तो ये उनके दो मॉडल्स यहाँ पर आपको साइड में नजर आ रहे होंगे। लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एंजाइम्स के फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। अच्छा, सबस्ट्रेट भी एंजाइम्स की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। देखो इनका क्या रिलेशन होता है, इनको देखो। सबस्ट्रेट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, बट सर्टेन लेवल तक। अच्छा, एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, जहां पर एक्सेप्शन होता है वहां पर एमसीक्यूज होता है। सबस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन से, सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा एंजाइम का, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। अब द रिएक्शन इंक्रीज, सबस्ट्रेट इंक्रीज। ओके, एक्सेस यहाँ पर कह रहा है कि अगर ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ गए एंजाइम से तो वहां पर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां पर एंजाइम्स कोई भी एंजाइम्स की एक्टिविटी पर अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा, सबस्ट्रेट रिटार्डिंग हो जाएगी। इसके दो रीजन होते हैं। रिटार्डिंग का मतलब ये कि वो जो है वो डिक्रीज हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी। इसके दो रीजन ये हैं कि अगर हाई क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम्स, एंजाइम से अगर सबस्ट्रेट एक्सेस अमाउंट में आ जाए या बढ़ जाए तो यहाँ पर सबस्ट्रेट रिटार्डिंग होगी। दूसरा रीजन ये कि अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इन हाई क्वांटिटी, अगर हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट का बन जाना होता है तो वहां पर भी सबस्ट्रेट रिटार्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट अफेक्ट ऑन द एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्टिविटी। देन दूसरा अफेक्ट है द अफेक्ट ऑफ पीएच, जी, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी एंजाइम्स की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। जो एंजाइम्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं पीएच के, एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, द ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, देखो ऑप्टिमम पीएच ऐसी पीएच होती है जहां पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव किया जाए एंजाइम से। यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम्स बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। द पेप्सिन एक एंजाइम है, उसकी पीएच होती है 1.4। दिस इज अ पास्ट एमडीके टेस्ट एमसीक्यूज है ये। ठीक है, और एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम टेम्परेचर भी एंजाइम्स की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। इट्स आल्सो अफेक्ट ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी। यहाँ पर देख ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, तो सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो हम उसको कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम के लिए अप्रोक्सीमेटली 37 सेंटीग्रेड, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी होता है। इस पर जो एंजाइम होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वेयर एंजाइम्स बिकम्स डीनेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं एंड द एक्टिव साइट स्लोली लॉसेस। दिस इज द एमसीक्यूज। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, एक ग्रुव होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉसेस होता है। मिनिमम टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए तो एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, बिकम्स एक्टिव अगेन, लेकिन वो टेम्पररी के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, अगेन वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 हो जाए तो एंजाइम्स यहाँ पर इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो डीनेचर नहीं होते। ओके, 10 सेंटीग्रेड इनकी अगर 10 सेंटीग्रेड एंजाइम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंजाइम्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है आफ्टर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद। रेडिएशन भी अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी पर। ओके, जैसे कि गेमा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया। चेंज द शेप ऑफ एंजाइम, ये जो होते हैं रेज वो एंजाइम्स की शेप को चेंज कर लेते हैं, इसीलिए ये एंजाइम्स की एक्टिविटी से भी मुतासर होती है। ठीक है, इनहिबिटर्स, पहले भी हमने इनहिबिटर्स की बात की, लेकिन इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं। लेकिन इनहिबिटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की।
दीज इनहिबिटर्स फिट हो जाते हैं, ये दरअसल फिट हो जाएंगे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स में, और उस एंजाइम्स की एक्टिव साइट को क्या कर लेते हैं, बेलॉक कर लेते हैं। ये क्यों बेलॉक कर लेते हैं, क्योंकि जो इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो रिजेंबल होते हैं, एक जैसे होते हैं सबस्ट्रेट की तरह, इसीलिए वो एंजाइम्स की इस एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं और उसको बेलॉक कर देते हैं। लेकिन ये टेम्पररी अटैच होते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन लीव्स द एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट को तब छोड़ेंगे जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे, इसको लीव करके जाएंगे। जैसे कि पेंसिलिन इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होता है। दिस इज अ पास एमडीके टेस्ट एमसीक्यूज। ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जब से पता चला कि ये कॉम्पीट नहीं करता, ओके, इसका मतलब है कि ये एक्टिव साइट में अटैच नहीं होगा, ये दूसरी साइड अटैच होता है। दिस बाइंड अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, ठीक हो, ये एक्टिव साइट यहाँ पर अटैच नहीं होता, चेंज द शेप, एंजाइम की शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन ये बाइंड होता है एलोस्टेरिक, एक साइट होती है एंजाइम की पीछे साइट, यहाँ पर वहां जाके अटैच होता है। दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एग्जाम्पल इसमें साइनाइड्स एंड मर्क्यूरी इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। जो इनमें से और भी टाइप्स होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल होते हैं, इसमें भी नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की गई है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, बेस पर। देखो, इसमें एंजाइम्स की ये किस्में प्रोटीएस है, लिपेज है, ग्लाइकोसाइडेज है, अमाइलेज है, ओके, सेल्यूलेज है, मेल्टेज है, सक्रेज और इसी तरीके से लैक्टेज एंड न्यूक्लियेज है। देखो, इन एंजाइम्स में कॉमन चीज ये है लास्ट में कि इसकी लास्ट में ASE आ रहा है, जिस सबस्टेंस के लास्ट में ASE आए आप समझ जाए कि ये एंजाइम्स है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीएस एंजाइम। जो प्रोटीएस एंजाइम होता है वो प्रोटीन पर एक्ट करता है, जैसे कि ट्राइप्सिन हो गई, पेप्सिन हो गई, और भी बहुत सारी प्रोटीन है उस पर एक्ट करेगा। और लिपेज परफॉर्म करता है हाइड्रोलाइसिस फैट की, ओके, फैट को ब्रेक डाउन करता है ग्लाइसरॉल में एंड फैटी एसिड में। तो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, ओके। अमाइलेज एक्ट करेगा अमाइलोज, जो कि अमाइलोज कन्वर्ट होता है मेल्टोज में। सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो सेल्यूलोज पर काम करता है। मेल्टेज एक्ट करेगा मेल्टोज पर। सक्रोज सक्रोज पर काम करता है। लैक्टेज ये एक्ट करेगा लैक्टोज पर। न्यूक्लियस एक्ट करता है ऑन डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड पर, मिसाल के तौर पे आरएनएज, डीएनएज, एटीपेज। और ये एंजाइम जो है अपने काम में स्पेसिफिक इन नेचर रखते हैं। यहाँ पर हमारा एंजाइम्स का जो लेक्चर है यहाँ पर वाइंड अप होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान में। थैंक यू वेरी मच।